नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक पर आपका स्वागत है। भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया और जातिवाद, इसी मुद्दे को लेकर नेशनल दस्तक की कोशिश है कि बहस शुरू की जाए और इस बहस में भाग लेने के लिए मेरे साथ सीनियर पत्रकार दिलीप मंडल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इतिहासकार, समाज सेवी डॉक्टर रतन लाल, लगातार दलित मुद्दों पर काम कर रहे हैं डॉक्टर ओम सुधा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राजकुमार जी हैं। मैं जानने की कोशिश करूंगा और ये समझने की भी कोशिश करूंगा कि जिस तरह से मीडिया पर लगातार अब जातिवाद के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से जातिवाद के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से पूरे देश में, पूरी दुनिया में, भारत में जो जातिवाद का जो दंश लोग झेल रहे हैं, उस पर जो जिस तरह से वो तीखा प्रहार कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग अब एक दूसरे के सामने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, दूसरे और माध्यम हो, उसको लेकर वो बहस कर रहे हैं। एक तरफ अत्याचार की बात हो रही है, दूसरे पक्ष का कहना है कि मैं प्रतिकार कर रहा हूँ। ये पूरी बहस कहाँ जाती दिख रही है और मीडिया की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए और सोशल साइट्स ने इस पूरे बहस को, इस पूरे डिस्कोर्स को किस तरह से चेंज किया है, इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, आप लंबे समय तक मेन स्ट्रीम मीडिया में आप काम कर चुके हैं, आप संपादक रहे हैं इंडिया टुडे जैसे प्रतिष्ठित पत्रिका के। क्या लग रहा है कि जिस तरह की बहस अब जातिवाद को लेकर हो रही है, इससे पहले इस तरह की बहस होती थी कि मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है, जातिवाद है? शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद और नेशनल दस्तक को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपना 1 साल पूरा किया है। मेरे ख्याल से भारतीय मीडिया के लिए मील का पत्थर है। इसलिए भी देखिए 1997 में BN उनियाल ने भारत में पहली बार दिल्ली में मीडिया का एक सर्वे किया था कि किस जात के कितने लोग हैं। उस समय उन्होंने पाया था कि दिल्ली में कोई भी दलित पत्रकार नहीं है। इसके 10 साल बाद फिर योगेंद्र यादव, अनिल चमड़िया और जितेंद्र कुमार एक सर्वे करते हैं और उनको पता चलता है कि फिर उस समय भी दिल्ली में मीडिया के टॉप जो 35 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें शीर्ष पदों पर कोई दलित नहीं है। इसके बाद रॉबिन जेफरी फिर एक सर्वे करते हैं और बोलते हैं कि नेशनल मीडिया में, राष्ट्रीय चैनलों में एक भी दलित एंकर नहीं है। तो आप समझ लीजिए ये बात अब एक तरह से लगभग 10 शोध इस पर हो चुके हैं और यह स्पष्ट है कि SC, ST और OBC भारतीय मीडिया में नहीं है। महिलाएं बहुत कम है भारतीय मीडिया की। अगर आप एक तस्वीर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो एक पुरुष की तस्वीर होगी, वो एक शहरी अपर कास्ट पुरुष की तस्वीर होगी। वही दरअसल इस मीडिया को चला रहा है। इस वजह से भी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेशनल दस्तक ने अपने यहाँ जिस तरह से तमाम तरह के लोगों को रखकर एक डाइवर्सिटी के साथ एक मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने की कोशिश की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके इसलिए कि लोकतंत्र में ओपिनियन मेकिंग में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीधे देखते नहीं हैं, हमें मीडिया से हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसलिए भी जो ओपिनियन मेकिंग का टूल है, जो कंसेंट मेकिंग का टूल है, उसमें तमाम तरह के लोग हों, सबकी हिस्सेदारी हो और भारतीय लोकतंत्र सही ढंग से काम कर सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नेशनल दस्तक जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हों। और चूँकि नेशनल दस्तक ने इसकी शुरुआत की है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक बहुत ज़रूरी शुरुआत, जो शायद आज़ादी के समय हो जानी चाहिए थी 70 साल बाद, अब उस शुरुआत को किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उन सारे लोगों को जिनका विजन इसके पीछे है। सर, जिस तरह से डाइवर्सिटी की बात होती है, अगर भारत के जो सामाजिक हालात हैं उसमें देखें तो किसी भी पेशे में डाइवर्सिटी नहीं थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो या यूनिवर्सिटीज़ हो। लेकिन एक बड़ा तबका रहा है जो हमेशा दावा करता रहा कि वो अपर कास्ट है लेकिन वो लिबरल है, वो उनके अधिकार के प्रति सचेत है। क्या मीडिया में आपके इस तरह के अनुभव रहे हैं कि जो पत्रकार बिरादरी से ही लोग हो वो ज़्यादा सेंसिटिव हों गैर सवर्णों की खबर को लेकर, दलित एट्रोसिटी को लेकर, या महिलाओं के साथ जो लैंगिक भेदभाव रहा है, किस तरह का आपके पास अनुभव है इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, ये क्लेम तो है कि अपर कास्ट के जर्नलिस्ट भी उदार हो सकते हैं और कास्ट के सवालों को उस तरह से हैंडल करने की कोशिश कर सकते हैं जो जातिवादी ना हो। लेकिन अभी तक का अनुभव आप देखिए, जैसे अब इसको एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे जाति जनगणना का प्रश्न जब संसद में बहस के लिए आया, 2 दिन उस पर बहस हुई, पूरी संसद में आम राय बन गई कि जाति जनगणना होनी चाहिए। उसके ठीक बाद वाले दिन का 11 तारीख का, जो जून का, आप अगर अखबार देखेंगे तो दिल्ली के सारे अखबारों ने जाति जनगणना के खिलाफ संपादकीय लिखे। या आप देखिए कि जैसे बिहार में जो वहाँ के सबसे बड़े माफिया डॉन और वो जातीय सेना चलाने वाले परमेश्वर मुखिया की मौत होती है तो उनको सारे अखबार शहीद के रूप में उसको पोर्ट्रे करते हैं। तो ये कहना काफ़ी नहीं है कि मैं अपर कास्ट हूँ और आपका काम कर दूंगा। ये दरअसल ठेके में होने वाली लड़ाई है नहीं। ये सीधे सीधे जिनका सवाल है वो बोले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि महिलाओं के सवाल हम क्लेम कर सकते हैं कि भाई पुरुष हम होने के बावजूद महिलाओं के सवाल को बहुत उदार तरीके से हम देखेंगे, लेकिन
जो स्टैंड पॉइंट है जहाँ से वो महिला उस सवाल को देख पा रही है, ये संभव ही नहीं किसी पुरुष के लिए वो देखे। ये क्लेम ही अपने आप में बहुत निरर्थक है कि अपर कास्ट के जर्नलिस्ट जो नीचे की जातियां कही जाती हैं उनके सवालों को हल कर देंगी। तो ये व्यवहार में कहीं नहीं हुआ है। अमेरिका में भी जो न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी लाने का जो प्रश्न आया था वो इसलिए आया था कि ब्लैक जर्नलिस्ट का होना जरूरी है, वरना जो ब्लैक्स हैं वो एलिनेट खुद को फील कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो सरकारी कमीशन बना, किर्नर कमीशन ने कहा कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि ये डाइवर्सिटी इसलिए भी ज़रूरी है कि जिनके सवाल हों वो उसको उठाए। सर, आपने लंबे समय तक मीडिया के छात्रों को भी पढ़ाया, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, इतिहासकार है। हमेशा से एक गौरव की भावना से लोग ओतप्रोत रहे हैं कि भारत में एक मीडिया का स्वर्ण दौर था जिसमें काफ़ी लिखी गए, चाहे वो अंग्रेज़ के ज़माने की बात हो, मीडिया का एक अहम भूमिका थी। बाद में जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद से लोगों को क्या लगता है आपको कि अब जो हालात हैं, सोशल मीडिया है, सब लोगों के पास अधिक सोर्स है, अब वो फेसबुक पर लिख सकते हैं, व्हाट्सअप है, तमाम तरह के सोशल साइट माध्यम उपलब्ध हैं, तो ये दौर आपको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लग रहा है या इससे बेहतर दौर पिछला दौर था? एक इतिहासकार के रूप में आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं नेशनल दस्तक को 1 साल सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दे रहा हूँ। दूसरी बात जो ख़ास तौर से हम मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में कहना चाहते हैं कि जैसा कि दिलीप साहब ने अभी कहा है कि कई बार प्रगतिशील होने का दावा करता है मीडिया कोई खुदा नहीं है, और जो मीडिया है हमारा भारत का वो इसी भारत के समाज का उत्पाद है। तो इसलिए उसका दावा कि वो चौथा स्तंभ है और तमाम तरह के इस तरह के हम लोग सुनते रहते हैं, इसकी सामाजिक समीक्षा भी ज़रूरी है। इसका एक वर्गीय चरित्र है, इसका एक सामाजिक जातीय चरित्र है, इसका एक लैंगिक चरित्र भी है। और इस पे एक पिछले साल हमने हंस में एक लंबा लेख लिखा था कि मीडिया और सामाजिक विविधता के प्रश्न, और जो दिलीप साहब ने जो जिस रिसर्च की बात की और रेफरेंस हमने उसका इस्तेमाल किया था उसमें, कि देखिए मीडिया का अगर इतिहास उठाकर देखें आप आज़ादी से पहले चाहे दुनिया में तमाम जगह पे, तो राज सत्ता के साथ उसका एक संबंध रहा है। राज सत्ता के खिलाफ मीडिया जो है ना, अमूमन जो रूलिंग एलीट है उसके खिलाफ नहीं रहा है। मैंने एक काम किया अपने रिसर्च के दौरान, 1914 में एक अखबार निकलती थी पटना से, हिंदी साप्ताहिक था, उसका नाम था पाटलिपुत्र, और काशी प्रसाद जायसवाल उसके संपादक होते थे, और उनके जो संरक्षक थे वो हथुआ महाराज और दरभंगा महाराज थे। और पूरे 1 साल के अखबार का जब तक वो एडिटर रहे, मैंने पूरा उसका विश्लेषण किया अपने थीसिस में, और हमने पाया कि कैसे वो मीडिया है उसका किस तरह से वर्गीय चरित्र है, जातीय चरित्र है, और वो मीडिया कभी भी वो हिंदी मीडिया है और औपनिवेशिक जो सत्ता है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा है। जो पटना के और बिहार के जो भद्र लोग हैं वो किस तरह से अंग्रेज़ों का गुणगान कर रहे थे उस समय और उनकी वाहवाही कर रहे थे और यज्ञ करते थे पटना में कि ये अंग्रेजी साम्राज्य जो है बना रहे हर समय यहाँ पे। आप यकीन मानिए कि काशी प्रसाद जायसवाल कलवार समुदाय के हैं, और मीडिया का जो एक पूरा पॉलिटिक्स होता है, और मीडिया क्या इंटेलिजेंसिया का पूरा भारत में आप देखेंगे कि इग्नोरेंस की अपनी राजनीति होती है। कि काशी प्रसाद जायसवाल एक मल्टी डायमेंशनल इंटेलेक्चुअल है 20वीं सेंचुरी के, कलवार जाति के जो शूद्र उस समय समझे जाते थे, और वो अखबार निकालते थे, वकील थे, वो तमाम जर्नल्स लिखते थे, विश्वविख्यात इतिहासकार थे। लेकिन आज आप पूरे इंटेलेक्चुअल सर्किल में और मीडिया वालों से पूछ लीजिए कि काशी प्रसाद जायसवाल को जानते हैं क्या, वो आपको नहीं बताएगा। मैंने ये सोचने की कोशिश की कि अगर जायसवाल हैं और तमाम बैकवर्ड्स और दलित के क्वेश्चन उस समय धीरे धीरे आना शुरू हो चुका था, तो क्या जायसवाल एक संपादक होने के नाते अखबार में ऐसे मुद्दों को स्पेस दे रहे थे क्या? हमने पाया पूरे 1 साल के पूरे एनालिसिस में कि चूँकि उनके जो संरक्षक थे वो जमींदार थे, हथुआ महाराज थे और दरभंगा महाराज, और अंग्रेज़ों के बहुत नज़दीकी लोग थे ये, तो कोई भी जाति के प्रश्न को लेकर या फिर महिला के प्रश्न को लेकर उस तरह के इश्यूज उसमें उभर कर नहीं आए। वो वैसे इश्यूज उभर के आए जैसे हथुआ महाराज के ऊपर पूरा फ्रंट पेज एक लेख लिखा जा रहा है, उनका फ़ोटो लगाया जा रहा है, तो इस तरह के इश्यूज एड्रेस हो रहे थे। तो आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है, और कोशिश मौका मिलेगा तो मैं प्री इंडिपेंडेंस जो टाइम का जो मीडिया है उसका, खासकर हिंदी बेल्ट का, हिंदी पट्टी का, बनारस और इलाहाबाद और पटना, इसका एक गंभीर अध्ययन जरूरी है उसके सामाजिक, उसके वर्गीय चरित्र को समझने के लिए।
तो ये कहना कि आज प्रश्न ये है कि क्या वो जो मीडिया जो पुरुषवादी है, जो वर्चस्ववादी है, जो 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 ओवरऑल एक जातीय जिसका चरित्र सवर्णवादी है, क्या वो दलित इश्यूज को स्पेस दे रहा है क्या? आप कई तरह से आप देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत दलित प्रश्न उसमें उठाए जा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, कितने रिसोर्स पर्सन हैं जो इस समाज के वहाँ बुला के उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। बहुत प्रगतिशील कहे जाने वाले मीडिया को भी हमने देखा है कि किसी भी दलित बैकग्राउंड से आने वाले किसी भी इंटेलेक्चुअल को अगर बुलाते हैं तो अमूमन वो दलित प्रश्न पे ही बोलने के लिए बुलाते हैं। उनको लगता है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, जो ओवरऑल भारत की जो राज्य व्यवस्था है, जो संरचना है, उस पर बोलने के लिए चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, चाहे जेएनयू के हो, चाहे जो भी हो, वो दलित नाकाफी है। और सब उनको लगता है कि जितने उनके रिसोर्स पर्सन हैं वो सब तो जितने अपर कास्ट है वही दुनिया के तमाम इश्यूज को जो है एड्रेस वही कर सकते हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो तथाकथित जो प्रगतिशील मीडिया भी है उसको अगर उठा के उसका एनालिसिस कर लीजिए साल भर के न्यूज़ का, कि भारत में जितने भी मुद्रा संकट हुए हैं तो कितने दलित बैकवर्ड कैटेगरी के लोगों को एज ए, क्या इकोनॉमिक्स नहीं है क्या यहाँ पे? जब भाषा का प्रश्न उठता है कि संस्कृत पढ़ाया जाना है तो आप टीवी रूम में जितने डिबेट होते हैं उसमें देख लीजिए, उसमें सब झा जी, मिश्रा जी, दुबे जी बैठे रहेंगे। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में या जेएनयू में संस्कृत पढ़ाने वाले बैकवर्ड दलित बोलने वाले नहीं मिलते हैं क्या? तो आप ये समझिए इस तरह के इश्यूज़ को, मैं तो 20 साल पढ़ा लिया, कम से कम 300 मेरे दोस्त होंगे जो जर्नलिस्ट होंगे, मेरे स्टूडेंट होंगे, मेरे बैचमेट होंगे, मेरे सीनियर होंगे, लेकिन उनका भी लिमिटेशन, उनके लिए स्टोरी होता है। दलित महिला का रेप हो गया, कोई नहीं, स्टोरी है, स्टोरी उनके मतलब इनसेंसिटिव इन इश्यूज़ के बारे में होते हैं। अभी मैं आ रहा हूँ, भागलपुर में लाठियाँ चली, कौन सा मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ पे टेलीविजन पे दिखला रहा था? आज ही के अखबार में छपी है कि गुजरात में जो एक शेरनी सरेआम जो है गाय को मार के खा गई। तो ये गौ रक्षा का मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ है? नहीं दिखता है। लेकिन ऊना के दलितों की पीठ पे जब लाठियाँ पड़ती हैं तो उसको मसाला बनाने के लिए, मतलब जो कई बार है लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गौ रक्षक जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहे हैं पूरे दलित प्रश्न को लेकर, और मीडिया उन तमाम सवालों को दबा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वंचित जमात है, चाहे महिला का प्रश्न हो, महिला को भी आप होमोजेनियस कैटेगरी करके मत देखिएगा, क्योंकि जो महिलाएं मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रही हैं वो संभ्रांत, एलीट, अपर कास्ट बैकग्राउंड की हैं और दलित प्रश्न को लेकर वो वैसा ही माइंडसेट रखती हैं जिस तरह का माइंडसेट कोई एक मेल रख सकता है। तो तमाम इस तरह के जो वंचित जमात है, चाहे वो माइनॉरिटी के प्रश्न हो, चाहे वो दलित के प्रश्न हो, चाहे वो मजदूर के प्रश्न हो, चाहे वो किसानों के प्रश्न हो, सोशल मीडिया का धन्यवाद इसलिए दिया जाना चाहिए कि वैसे उपेक्षित जो स्वर हैं, है ना, जो दबाए हुए जो आवाज़ हैं, इसके बहाने लोग भारत भर में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वैकल्पिक मीडिया ने एक भारत में एक बड़ा जो वैक्यूम था वो स्पेस क्रिएट किया है। और मुझे मिल रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सशक्त चुनौती मिल रही है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं तो टेलीविज़न न्यूज़ भी नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, तमाम तरह के इश्यूज़, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आप उठा के देख लीजिए, चैनल का नाम लेके बोल सकता हूँ कि उनको देवी या भगवती या भाग्य या ज्योतिष से उनको फुर्सत नहीं मिलती है। तो हम लोग जो शिक्षक हैं, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, हम छात्रों में जब साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की बात करते हैं तो वो देख के हम करेंगे। इसके बदले तो हमको सोशल मीडिया पे 50 तरह के ऐसे इश्यूज मिल जाते हैं जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और ऐसा मौका मिलता है कि हम और उसको छात्रों के बीच ले जाएं, समाज के बीच ले जाएं। सर, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हेरोडेटस ने कहा था कि हर संवेदनशील आदमी का कर्तव्य है कि वो संवेदनशील बने जो समृद्ध आदमी है। तो क्या लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में जो अपर कास्ट पढ़ा लिखा, जेएनयू में, डीयू में, कैम्ब्रिज में, तमाम जगहों पर गए, मीडिया में भी पढ़े लिखे लोग हैं, एमए करके आते हैं, क्या वो संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं? क्या वो सामाजिक संरचना है जो उसकी बुराइयां हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं? को वो लैंगिक भेदभाव हो, जाति के आधार पर भेदभाव हो, धार्मिक भेदभाव हो, क्या वो उसको समझने के बाद भी उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, या एक माइंडसेट हो गया कि नहीं मुझे यही करना है, सिर्फ सत्ता बरकरार रखनी है? संवेदनशीलता को क्वांटिफाई करना पड़ेगा, और जब हम इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि बाबा साहब ने जो बात कही 1940 के दशक में
कि आज तक उनमें से कोई एक व्यक्ति वॉल्टेयर पैदा नहीं हो पाया है या वॉल्टेयर नहीं बन पाया है। वो यही कहना चाह रहे थे कि आज तक उनमें से किसी भी एक व्यक्ति ने जाति व्यवस्था का जो शोषण है, जाति व्यवस्था का जो अत्याचार है, उसके खिलाफ संघर्ष नहीं किया है। कुछ छोटी मोटी संवेदनाएं, सहानुभूतियां प्रकट कर देना दूसरी बात है और व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाना दूसरी बात है। शायद छोटी मोटी संवेदनाएं खड़ा करना एक तरीके से धोखे का काम है, जिसके द्वारा जो लोग इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाते हैं या खड़े हो सकते हैं, जिनको इसका सीधा सीधा नुकसान होता है, तो वो लोग इस बहकावे में आ जाते हैं। जो मंडल साहब और रतनलाल जी जिस प्रगतिशील वर्ग के बारे में बात कर रहे थे, उसका काम शायद यहाँ पे भारत में लोगों को बरगलाना ही रहा है। उन्होंने आज तक व्यवस्था के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं किया। व्यवस्था मतलब मनुवादी जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ छोटे मोटे सुधार की वो बात करते हैं, और हम जानते हैं कि जब आप व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं तो व्यवस्था को मजबूत करने का काम करते हैं। ये बात सही है कि भाई प्रोफेसर लोग यहाँ पे फेल हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेसर होने का मतलब ब्राह्मण होता रहा है, यहाँ पे प्रोफेसर होने का मतलब पंडित रहा है, विद्वान रहा है, और वहाँ तो 100% आरक्षण था एक जाति विशेष का। पिछले 50 साल में, और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 97 में रिजर्वेशन लागू हुआ, 98 से वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, ओबीसी के लिए 2007 से वहाँ पे शुरू हुआ है। तो इन वर्गों का प्रतिनिधित्व तो अभी वहाँ पे 1, 2, 3% है, इनकी उपस्थिति बहुत कम है। इसीलिए ये संस्थाएं मानवीय नहीं हो पाई हैं, इसीलिए ये संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं हो पाई हैं। लेकिन ये बात उतनी ही सही है कि जितने ज़्यादा लोग जहाँ कहीं इन वर्गों के पहुँच पाएँ, खासतौर पर उच्च शिक्षण संस्थाओं में, वहाँ का वातावरण बहुत लोकतांत्रिक हुआ है। वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में रिलेशन बहुत मानवीय हुआ है। ये जो अत्याचार और अपमान की घटनाएं हो रही हैं, जिसको आप देख रहे हैं कि रोहित वेमुला से लेके डेल्टा और ऐसे सैकड़ों अनगिनत नाम हैं जिनकी इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स इस देश में पिछले 60-70 साल के अंदर हुए हैं, उन घटनाओं को अगर आप देखें और दलित या बैकवर्ड टीचर्स का व्यवहार उनके स्टूडेंट्स के साथ देखें, तो जमीन आसमान का फर्क पाएंगे। शायद उसी का परिणाम है कि आज शिक्षण संस्थाएं सुगबुगाहट ले रही हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले से स्टूडेंट्स पहुँच चुके थे, अब दलित और बैकवर्ड टीचर्स भी पहुँच रहे हैं, माइनॉरिटी टीचर्स भी पहुँच रहे हैं, ट्राइबल टीचर्स भी पहुँच रहे हैं, और उन्होंने सिर्फ शिक्षण संस्थाओं को नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि इस देश को नई दिशा देने का प्रयास शुरू किया है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा छटपटाहट इन संस्थाओं के संदर्भ में हो रही है। ओम सुधा जी, आप लंबे समय से दलित इशू पर आंदोलन करते रहे, आपकी तो खबरें भी बहुत छपती है, तो आप कैसे आरोप लगाएं कि दलित समाज की खबरें नहीं छपती है? आपका तो ठीक ठाक जितने अखबार होते हैं उसमें खबर छपती है, चाहे वो भागलपुर में हो, दिल्ली में हो, तो आपको क्यों लगता है कि मीडिया जातिवादी है? बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि जो है खबरें छप रही है। मैं लगभग 15 साल से अलग अलग दलित इशूज पर संघर्ष करता रहा हूँ। एक बेजोर उदाहरण देता हूँ। हमारे मुंगेर ज़िले में एक बस्ती है मुरला मुसहरी, दलितों की बस्ती है, और उस गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस गांव में बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और बरसात के दिनों में एक पेट दर्द से एक महिला मर गई, पेट दर्द से सिर्फ, क्योंकि उसको अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। खैर, उस गांव की स्टोरी को मैं एक्सपोज करने के लिए, चूंकि वो मेरे ज़िले में गांव है, तो मैं लगातार वहां जाता रहता हूं, उस गांव की स्टोरी को एक्सपोज करने के लिए कि वह सरकार की नज़र में आ जाए। मैं वहां कई बार गया। मैं जितने भी मुख्य धारा के जितने भी अखबार हैं, चैनलों की बात नहीं कर रहा, चूँकि हम जहाँ रहते हैं छोटा सा शहर है, वहाँ चैनल इस तरह से काम नहीं करते हैं जब तक कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हो जाए। तो मैं कई अखबार के पत्रकारों से मिला, ब्यूरो चीफ से मिला, और संपादकों को मैं कहता रहा कि सर हमारे वहाँ उस पर स्टोरी करवा दीजिए। मैं बतला रहा हूँ, दैनिक हिंदुस्तान के नाम लेकर बता रहा हूँ, दैनिक हिंदुस्तान के एक ब्यूरो चीफ थे प्रसन्न कुमार सिंह, वो मेरे साथ एक बार वो गांव गए, उनको लेकर गया, बारिश में घुटने तक कीचड़ था, गांव लेकर गया, और पूरा दिन वो रहे। और मुझे लगा ब्यूरो चीफ हैं भाई, मुंगेर जिले के ब्यूरो चीफ थे, और वो गए वापस। बहुत आसान्वित, हम बहुत उम्मीद आशा मेरे अंदर जग गई कि अब इसकी खबर आ जाएगी तो शायद जो है सरकार सुध ले, लेकिन वो खबर नहीं छपी। इसी तरह के, ये तो एक उदाहरण है,
इसी तरह के ऐसे कई मामले हैं दलित उत्पीड़न के, जहां हम लोग अपने साथियों के साथ, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जाते रहे हैं, लेकिन उसकी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है। कभी कभी बहुत हम लोग उसके बाद सिर्फ खबरों की छोड़ दीजिए, खबरों के बाद अगर हम लोग कोई आंदोलन खड़ा करते हैं और वो आंदोलन जब तक व्यापक रूप न ले ले तब तक उस आंदोलन को अखबार जगह नहीं देता है। आप एक चीज गौर करिए, अभी पिछले दिनों भागलपुर में सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन किया। सफाई कर्मचारी लगातार 28-29 दिनों से अनशन धरना पर थे, कोई अखबार चैनल खबर नहीं चला रहा था। हम लोगों ने वहां पर प्रतिरोध का गुजरात मॉडल अपनाया। हम सफाई कर्मचारियों ने क्या किया कि मरे हुए जानवर को नगर निगम के दरवाजे पर टांग दिया, कूड़े को लाकर नगर निगम के मुख्य दरवाजे पर रख दिया। फिर जो है मीडिया को सुध आई, बौखलाहट हुई कि, और वो भी बौखलाहट कब पैदा हुई, जब उन खबरों को हमने और हमारे साथियों ने फेसबुक पर डाला। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी कि सबसे पहले उस खबर को आपके चैनल नेशनल दस्तक ने चलाया। उसके बाद पूरा दिन वो खबर जब नेशनल दस्तक के माध्यम से जब पूरे देश भर में वायरल हो गया, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया को सुध आई, तब अखबारों ने रिस्पॉन्स दिया। इस तरह के कई आंदोलन है। अभी पिछले दिनों इसकी वजह क्या नजर आती है? इसकी वजह जो है वो न्यूज रूम का जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह यह है। एडिटर्स का जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह है। आप देखिए कि अलग अलग मुद्दों पर एक ही आदमी, भारत तो विशेषज्ञों का देश कहा जा सकता है, एक आदमी में कितनी क्वालिटी है भाई। वो मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी बोल रहा है एक आदमी, इराक में जो घटना घट रही है उस पर भी बोल रहा है, ऊना में कुछ हो रहा है उस पर भी बोल रहा है, अखलाक का कुछ हो रहा है उस पर भी बोल रहा है, सिनेमा अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म आ गई उस पर भी बोल रहा है। कमाल के लोग हैं भाई भारत में। भारत तो मतलब आप समझिए कि कमाल के लोगों का देश है। ऐसे लोगों से, ये ऐसे शेख चिल्ली लोगों से भारत का न्यूज रूम भरा हुआ है। इसके पीछे वजह यह है ना कि विविधता नहीं है, और जब डाइवर्सिटी आएगी तो फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग भी आएंगे। चूंकि मेरा यह मानना है जो मुख्य धारा की मीडिया है वो सवर्णवादी मीडिया, जैसा कि बाकी लोग भी कह रहे हैं, सवर्ण मीडिया है। तो क्या आपसे कभी पूछा गया कि आप दलित हैं, हम आपकी खबर नहीं छापेंगे? सब लोग जानते हैं, इसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको यही तो पता है, इसीलिए तो नहीं चल रही है खबरें। अगर मेरे नाम के पीछे कोई झा मिश्रा लगा होता तो शायद, या फिर कोई गुमनाम सा मैं आदमी होता। ऐसा कई बार होता है कि हमारे कार्यक्रम में कोई अतिथि आए और उनके नाम में ऐसा कुछ टाइटल है कि जो है पता चलता है कि वो सवर्ण है, तो उसका बड़ा फॉलोअप मिलता है, उनके बहाने हमें भी स्पेस मिल जाता है कि बड़ी सी स्टोरी लगती है। और उसी की जगह कोई आ गया दलित या ओबीसी तो फिर उसका स्पेस, मतलब मुख्य धारा की मीडिया में आपके जाति के हिसाब से स्पेस तय है, आपको इतनी ही जगह मिलेगी। एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें कि देखिए, अभी जो प्रश्न आया कि मीडिया में डाइवर्सिटी का प्रश्न और अलग तरह की मीडिया की ज़रूरत क्यों है, तो देखिए ये ज़रूरत आज से नहीं है। आप देखेंगे तो बाबा साहब को भी अलग अलग समय में 5 अलग अलग पत्रिकाएं निकालनी पड़ी थी, क्योंकि और उनका बहुत स्पष्ट रूप से मानना था कि जो उस समय का भी मेन स्ट्रीम मीडिया उस समय भी मौजूद था वो उनके सवालों को नहीं उठाएगा, इसलिए उनको मुखनायक निकालना पड़ा, बहिष्कृत भारत निकालना पड़ा, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत, इसके निकालने की जो ज़रूरत थी, असल में उसी परंपरा में मैं नेशनल दस्तक को देखता हूँ कि सबकी आवाज़ नहीं आ रही है तो ये डेमोक्रेसी नहीं बन रही है। कम से कम विचारों की डेमोक्रेसी कैसे बनेगी? तो बाबा साहब का जो रास्ता है वो वही रास्ता है कि अल्टीमेटली सारे लोग असल में अगर मीडिया में आएंगे सबकी आवाज़ आएगी। एक जो मुझे लगता है कि एक चीज़ और जो जोड़नी चाहिए इस पूरी बहस में कि क्या जो न्यूज़ रूम है वो हिंदू अपर कास्ट मेल है, इसको लेकर तब किसी को संदेह नहीं है, सारे सर्वे जा चुके हैं, इसकी ये पूरे देश का सच है, इसको कोई अपर कास्ट का आदमी भी नहीं कहता है कि ऐसा नहीं है। ये है, हिंदू है, अपर कास्ट है, मेल है, उसमें भी एक जात का वर्चस्व मीडिया न्यूज़ रूम में है। प्रश्न ये उठता है कि क्या वहाँ पर कोई ओबीसी या दलित आदमी चला जाए तो क्या वो पूरे स्ट्रक्चर को निर्णायक रूप से बदलने की हालत में है, या अगर एक वहाँ पर वो संपादक ही बन जाए तो क्या वो उसको बहुत ज़्यादा बदल पाएगा? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि जैसे ओबीसी दिल्ली की मीडिया में 4% है, उसी सर्वे से पता चला है, तो ये 4% ओबीसीज हैं या कुछ दलित जो आपको बिहार के मीडिया में है, क्या वो क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जो मीडिया सिर्फ ये नहीं है कि सारे के सारे अपर कास्ट है इसलिए वो मीडिया अपर कास्ट है, इसलिए भी कि नॉर्म वही है, वही नॉर्मेटिव है, वही सामान्य माना जाता है कि जो
गोरा होना सुंदर होना है, या जो प्रकाश पंडित जी विद्वान होते हैं, ये समाज के भी नॉर्म्स हैं। तो समाज उसके हिसाब से चलता है कि जाति का सवाल उठाना जातिवाद है, कि जाति उत्पीड़न का सवाल पर बात करना जातिवाद है। तो ये नॉर्मेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं, इसकी वजह से एक दो लोग चले भी जाएंगे तो निर्णायक रूप से नहीं बदल पाएंगे। इसलिए भी नेशनल दस्तक जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। नहीं, मैं ओम सुधा की बात से देना चाहता हूँ। ये बड़ा दिलचस्प एक सवाल बार बार आता है, ये जाति कहाँ पता लगता है, कहाँ जाति बात, कोई जाति पूछता है क्या? एक बार बताइए, आप मीडिया में लंबे दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आज तक किसी लंपट मेल पुरुष ने किसी महिला को छेड़छाड़ किया है, उसका बलात्कार किया है, तो पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पहले वो कोर्ट से एफिडेविट लाता है कि हम अगले दिन इस लड़की को छेड़ेंगे। उसी तरह जो जातीय भेदभाव होता है ना, वो आपको एफिडेविट दे के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं रहता, ये मनोदशा है, ये माइंडसेट है। भारत में देखिए एक विचित्र देश है ये, कि यहाँ जाति जो है जन्मना है। आप अपना वर्ग बदल सकते हैं, अपना आप धर्म बदल सकते हैं, लेकिन जाति नहीं बदल सकते हैं। तो ये सोच रहा मीडिया, आप कह रहे हैं मीडिया में जो इंटरव्यू होते हैं, जाने से पहले हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहे हैं, मुझे पता है कि किस हॉस्टल में किस आदमी को हॉस्टल मिलेगा, कौन किस जाति का है। तो ये जो मीडिया में लोग आए हैं, क्या इम्पोर्ट होकर आए हैं, अलग ग्रह से आए हैं, कि यहीं यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं वहाँ पे? तो वहाँ मुझे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू देने जो कैंडिडेट आता है, वो पहले से पता रहता है कि कौन क्या है नहीं है। पहला उसका पूरा जो बायोडाटा है, डिटेल्स, वो मीडिया घराने में पहले से पहुँचे हुए रहते हैं। रही बात मीडिया और काबिलियत की, 1000 तो मीडिया कर्मी है, बोलने नहीं आता है, कंटेंट नहीं है, उसमें डेप्थ नहीं है, हकलाता है, शब्द का ठीक से बोल नहीं सकता है। वो किस मेरिट से आया है इस मीडिया में? तुम जाओगे, कोई दलित बैकवर्ड जाएगा तुम इंटरव्यू लेने, तो इंटरव्यू से पूछोगे कि चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग बताओ, और उधर से पंडित जी आएंगे तो बोलेंगे कि नेपाल का स्पेलिंग बताओ। अब मेरिट वहाँ तुम डिसाइड कर दोगे? अरे मेरिट, काबिलियत, एफिशिएंसी कौन डिसाइड करेगा? इस पर भी डिपेंड करता है कोई इंटरव्यू कौन ले रहा है, वो निष्पक्ष है कि नहीं है। इंटरव्यू को लेकर समस्या रही। अब मुझे पता चल रहा है कि ओम सुधा की जो भी खबरें छपती है, उनके नाम में टाइटल नहीं लगा है डॉक्टर ओम सुधा, शायद इस वजह से छप जाती होंगी। सर, आप न्यूज़ रूम में लंबे समय तक रहे हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों जगह काम किया है। जिस तरह से बातें कही जा रही है कि खबरों को लेकर जो होता है, दलित एट्रोसिटी की खबरें चलती हैं, दलित प्रतिकार की खबरें नहीं चलाई जाती, दलित में उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो थोड़ी बहुत दिखा दी जाती है, उसकी वजह नहीं बताई जाती। इस तरह की खबरें नहीं आती है सरकार की तरफ से क्या योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप है, कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी नहीं होती है। जबकि धार्मिक मामला हो तो बारीक से बारीक चीज़ें बताई जाती है कि ऐसे जल चढ़ाएं, ऐसे पूजा पाठ करें। जबकि जो सरोकार की खबर है, तो क्या लगता है इस स्तर पे भी एक तरह की अनदेखी की जा रही है, या वो जानबूझ के की जाती है कि जो शोषण की खबर है, जो प्रताड़ित करने की खबर है वो चलाया जाए, लेकिन जो प्रतिरोध की खबर है, जो रेसिस्ट की खबर है, उसे रोक दी जाती है? नहीं, ये तो एक बहुत स्पष्ट सा ट्रेंड है कि जैसे होता क्या है कि मीडिया में आपको, उनको जो मीडिया हाउस चला रहे हैं उनको मालूम है कि मुसलमान भी उनके रीडर और व्यूअर हैं, तो वो एक रिपोर्टर एक मुस्लिम जैसा एक बीट बना देंगे, उसमें एक मुसलमान आदमी को रख देंगे जो मुसलमानों के ईद वगैरह की खबरें डालेगा, मुसलमानों से रिलेटेड कुछ खबरें डालेगा। लेकिन ये एक वहाँ पर वो लिमिट भी तय करते हैं कि वो मुस्लिम विषय पर रिपोर्टिंग करेगा, लेकिन क्या नहीं करेगा ये भी बहुत तय होता है। वो शायद उसको ये रिपोर्ट करने नहीं दिया जाएगा कि जो आतंकवाद के नाम पर मुसलमान युवक उठाए जा रहे हैं, उनमें से 80 से 90% युवक किस तरह से बाद में छूट जाते हैं और उनको कैसे फंसाया गया, और जब फंसाया गया था तब मीडिया ने उनको कैसे ये रिपोर्ट किया था कि 3 खूंखार आतंकवादी पकड़े गए। आपने जिस दिन पकड़ा गया, जिस दिन उसका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ, चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई, उस दिन आपने आतंकवादी बताया। वो जिस दिन छूट गया उस दिन आपने सिंगल कॉलम भी खबर दी या नहीं दी, या दी तो कि वो इस आरोप से छूट गए, आप उससे माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या रिपोर्ट कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ऊना में दलित उत्पीड़न देखिए बहुत एक लेवल पर बिकाऊ टॉपिक है कि दलित के साथ अत्याचार हो गया, बलात्कार हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दलित असर्शन की खबरें आमतौर पर दबाई जाती हैं। ऊना में देखिए, ऊना की घटना के बाद तीसरे दिन सुरेंद्र नगर के कलेक्ट्रेट में मरी हुई गाय लोगों ने फेंक दी थी, और उसके बाद 8 दिन और आंदोलन चला। 12वें दिन जाकर दिल्ली की मीडिया में पहली खबर छपती ऊना की। तब तक वो आंदोलन देश भर में फैल चुका था। ऐसे ही रोहित वाले के मामले में देखिए, रोहित वेमुला के मामले में रोहित वेमुला के 5 साथी और वो लोग मिलके वो लोग आंदोलन चला रहे थे।
कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। आप दिल्ली के सारे अखबार देख लीजिए, सिंगल लाइन नहीं खबर छपी है उसमें। जब उन सबको हॉस्टल से निकाल दिया गया तो भी सिंगल लाइन खबर नहीं छपती है। वो लोग बाहर में एक दलित बस्ती जैसा बना के 5 लोग टेंट के नीचे रहते हैं, कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। रोहित वेमुला के मरने के दिन भी कोई रिपोर्टिंग नहीं, तो उसके बाद वाले दिन जब HRD मिनिस्ट्री पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है तब जाके इनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली चीज़ों को दबाया तो जा रहा है। अभी देखिए नई जो चीज़ हुई है ना, वो ये हुई है कि पिछले 7-8 साल के अंदर में इस देश में सोशल मीडिया का विस्फोट हुआ है। लगभग 17 करोड़ लोग इसमें फेसबुक से जुड़े हुए हैं और उससे कुछ कम लोग, आपको लगभग उतने ही लोग व्हाट्सएप से जुड़ गए हैं। तो अब पूरी जनता जो है वो बहुत निर्भर नहीं है कि मेन स्ट्रीम नहीं बोलेगा तो हमारी बात नहीं जाएगी। रोहित वेमुला, डेल्टा का केस, डेल्टा मेघवाल का केस, ऊना का केस मीडिया में न दिखाए जाने के बावजूद राष्ट्रीय बना। और ऊना मामले में तो सबसे दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री को फेसबुक पर इस्तीफा देना पड़ा। तो आप समझिए कि एक ये नया पब्लिक स्फीयर बन रहा है, जिनकी कोई वॉइस नहीं थी, जिनको पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। इसी को दरअसल मनुस्मृति के द्वारा रोका गया था कि आप लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो आप गांव के अंदर ही आपकी पीड़ा रह जाएगी, तो ये सीमित रह जाएगा। अब अचानक टेक्नोलॉजी ने अलाउ कर दिया है कि देश भर के दलित, मुस्लिम, OBC, महिलाएं, सब अलग अलग लोग एक तरह से आपस में संवाद कर रहे हैं। अब एक दिन में जितना लिखा जा रहा है इतना पिछले 2000 साल में नहीं लिखा गया होगा। तो ये समय है, बहुत दिलचस्प समय है। और दूसरी बात ये कि अब देखिए अगर 25 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, आप मान सकते हैं कि भारत का अपर कास्ट अब पूरी तरह से इंटरनेट के दायरे में है। अब जो इसका नेक्स्ट ग्रोथ होना है ना, वो SC ST OBC के अंदर ही होना है, माइनॉरिटी के अंदर होना है। तो नए जो प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उनका भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि उनके लिए पूरी संभावना का द्वार यहाँ खुल रहा है। उनकी आवाज़ मेन स्ट्रीम उठा पाएगा, इसकी आज की तारीख में कोई संभावना नहीं है। और वो जब बदल जाएगा तो फिर वो मेन स्ट्रीम ही काहे रह जाएगा। तो अभी ये जो समय है ये बहुत दिलचस्प समय है। और जब आप कह रहे थे कि क्या कोई स्वर्ण युग था पत्रकारिता का, तो अगर कोई युग स्वर्ण युग था तो वो ये है। इससे पहले वाला जो था वो स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग तो यही है। रतन जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि आप लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं, सैकड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने बैच आपके नीचे से निकल गए होंगे, इतिहास भी पढ़ाते हैं आप। तो क्या लगता है कि मीडिया को लेकर जो परसेप्शन है, जो मीडिया परसेप्शन तैयार करता है, मीडिया के बारे में भी अब लोग परसेप्शन तैयार करने लगे हैं? निश्चित रूप से तैयार करने लगे हैं, क्यों नहीं तैयार करेंगे। कि आप जिस तरीके से मीडिया, तो कुछ लोग दुकान खोल के बैठा हुआ है और कुछ लोग टीवी चैनल खोलिए तो लगता है कि रोज़ उनको वो टिप आता है सरकार से कि यही बात कहना है, वही बात कहते, तो क्यों पढ़े लिखे लोग अपनी धारणा क्यों नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बात जो बीच में कहीं रह गई, दिलीप साहब भी इशारा करके रह गए कि जो रेसिस्टेंस है उसकी खबर नहीं दिखाता है मेन स्ट्रीम मीडिया। उसका कारण साइकोलॉजिकल है। देखिए, दलित पीटे जा रहे हैं, दलित महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, तमाम घटनाएं घट रही हैं, दबाए जाते हैं। लेकिन जब रेसिस्टेंस होता है तो जब लगता है कि इसकी मार्केट बन गई है, TRP में आ सकता है, तब मेन स्ट्रीम लेता है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं होगा कि दलित लोग पीटे जा रहे हैं और रेसिस्टेंस में कोई गुंडा सवर्ण हो, उसको दलित लोग पिटाना होगा। ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो होगा नहीं, गांव में पकड़ के उसको लाठी से पीटा होगा, उसको जूता से मारा होगा, उसको चप्पल से मारा होगा, लतियाया होगा, ऐसा भी खबर होगा भारत में। उसको मीडिया क्यों नहीं दिखलाता है? इसलिए नहीं दिखलाता है कि अगर एक सवर्ण को दलित लोग धोया उसको अच्छे से, बदमाश को, तो वो एक व्यक्ति का धुलाना नहीं होता है, उसके मनोदशा, उसके संस्कृति पे अटैक होता है कि दलित से पिटा गया है। तो इस तरह की खबर को अगर मीडिया दिखाएगा मेन स्ट्रीम, तो दलितों के बीच एक चेन रिएक्शन होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। वो सोचेगा अच्छा वहाँ मारा, उसको पीटा था ना, तो चलो यहाँ हम लोग को तंग करेगा तो हम लोग भी इसको जो है ना, इसको धुलाई करेंगे यहाँ पे। तो जानबूझ के इसका कनेक्शन आप समझिए। ये मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से भी बता सकता हूँ कि अगर एक लंपट आदमी, कोई सवर्ण गुंडा है, वो किसी को दलित को पीट देता है, मुकदमा होता है थाने में, तो जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। लेकिन वही दलित अगर रेसिस्टेंस में उसकी धुलाई करता है, पटक पटक के मारता है, तो उसे घर और मोहल्ले में जाके देखिए कैसे उसको हे दृष्टि से देखा जाए, दलित से पिटा क्या है, दलित से पिटा क्या है। तो जब ये घर घर में, हर चौक चौराहे पे जब ये चर्चा होने लगेगी कि दलित से पिटा क्या है, तो देश में तो क्रांति हो जाएगी ना फिर। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया की एक चाल है कि जहाँ पे इस तरह के रेसिस्टेंस हो। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, मुकदमा झेल रहा हूँ, इतने तरह के मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता, क्या मैं रेसिस्ट नहीं कर रहा हूँ? क्या सब लोग तो फांसी नहीं लगा, सब लोग तो भाग नहीं जाएगा, रेसिस्ट करके लड़ेगा वहाँ पे। तो दिल्ली में तो हमारे सैकड़ों साथी, उनको पता नहीं कि क्या चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्या रेसिस्टेंस हो रहा है। कितने लोग उसको लिखते हैं? ये नहीं लिखते हैं कि जब इस तरह का रेसिस्टेंस करने वाला आदमी का स्टोरी जब बाहर आएगा सामने, तो विश्वविद्यालय में जितने तमाम तरह के दमन हो रहे हैं,
तो अगर 500 भी इस तरह के लोग बन गए कि रेसिस्टेंस करना शुरू कर दिए, तो आपकी मनुवार की जो रीढ़ है ना, आपकी रीढ़ तोड़ दी जाएगी। ये समझिए इसके पीछे। इसीलिए जो रेसिस्टेंस की खबर है, स्पेशली मैं कह रहा हूँ, उसको जानबूझकर दबा दिया जाता है कि दलितों के अंदर इस तरह का आत्मविश्वास नहीं हो कि वो भी रिटालिएट कर सकता है, वो भी क्वेश्चन कर सकता है। ये इसके पीछे लॉजिक है। शंभू जी, मैं नेशनल दस्तक की तरफ से ये कह रहा हूँ कि नेशनल दस्तक किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। ये इनकी निजी राय है। हम सिर्फ डाइवर्सिटी पर बहस कर रहे हैं, किसी को पीटने पिटाने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं दूसरी बात, इस गलत ठीक है, दिशा हो में मत गया, ले जाइए। नहीं, हो गया सवाल सर, देखिए, हो गया। हाँ, ठीक। संविधान भी आत्मरक्षा में रिटालिएशन का अधिकार देता। मैंने कोई भी गैर कानूनी बात मैंने नहीं की है। मेरे घर पे आएगा कोई, लाठी से हमको मारेगा, तो या तो हम पहले लाठी से पिटा ले। मैं सिर्फ अपने तरफ से कह रहा था कि हम सिर्फ बहस कर रहे हैं इस बात पर। इसको मेरी बात को आप गलत दिशा न दें। मेरे कहने का संविधान भी हमको अधिकार देता। दलित हर समय क्यों पिटा के ही थाने में जाएगा? मैं कह रहा हूं कि नेशनल दस्तक हर तरह की हिंसा के, चाहे वो हम कोई भी हिंसा का पिटाओ विरोध करते, हम भी हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि संविधान गैर कानूनी मुझे प्रूव कर दीजिए, किसी वकील से प्रूव करवा दीजिए कि आत्मरक्षा में मैं डंडे चला सकता हूं कि नहीं चला नहीं सकता। सर, मैं आपको गैर कानूनी नहीं कर रहा हूँ। ये डिस्क्लेमेयर है जो मुझे लगा कि महिला जानना अगर कोई चाहिए। रेप करने जाए तो महिला बोलेगी नहीं, पहले हम रेप हो जाएंगे तब हम रेसिस्टेंस करेंगे, पहले उठा के उसको चाकू छुरी जो उसका कान काटो पहले। आप हम लोग सब लोग एक दूसरे के हित की समझना बात कर रहे हैं। आप पड़ेगा। एक एंकर के हित की बात को नहीं, समझिए, नहीं, मुझे भी नहीं। बोलने दीजिए। वो समझना, मैं अपनी बात रखने के लिए आजाद हूं। ऑफ द वीक। सर, जिस तरह से लगातार मीडिया को लेकर बातें हो रही है, जिस तरह आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ क्या लग रहा है कि जो भेदभाव की जो बात होती है वो धीरे धीरे अब कम से कम, जबकि पहले एक था कि जो रेसिस्टेंस नहीं था, लोग के पास माध्यम नहीं था, अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, अब कम से कम वो दलित लिखे, गैर दलित लिखे, अपर कास्ट लिखे, वो सब के पास पहुँच रहे, पढ़ रहे हैं, उसका कुछ प्रभाव पड़ता दिख रहा है? जो नए जनरेशन के लोग हैं, वो चाहे वो लैंगिक भेदभाव हो, चाहे वो जातीय भेदभाव हो, चाहे वो आर्थिक भेदभाव हो, सामाजिक भेदभाव हो, अब वो समझने के लिए तैयार हैं, जो नया युवा वर्ग है, जो नया जनरेशन है? दरअसल आपका जो सवाल है वो गलत प्रेमिसिस पे है। उसका गलत प्रेमिसिस ये है कि आप सोच रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जातिवादी नहीं होते हैं या उनके अंदर भेदभाव की भावना नहीं होती है। इनफैक्ट भारत में जातिवाद को बनाया पढ़े लिखे लोगों ने ही है, शुद्ध पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है। जो अनपढ़ लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उन्होंने जातिवाद को ना बनाया, ना सिंचित किया, ना वो उसको ढो रहे हैं, वो तो उसके शिकार हैं। पिछले 60-70 साल का अगर आप इतिहास देखें भारत में, जितनी ज़्यादा जातिगत दुर्भावना के साथ यहाँ पे रिसर्च हुई है, जितनी जातिगत दुर्भावनाओं के साथ यहाँ पे पढ़ाई हुई है या एकलव्यों के अंगूठे काटे गए हैं, शायद ही दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण हो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रभावित नहीं हूँ कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में अब नए नए तरह के काम हो रहे हैं। ये बात सही है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब रिसर्च हो रही हैं, अब बातचीत हो रही है, क्योंकि थोड़ी सी डाइवर्सिटी बढ़ी है, लेकिन कन्फ्रंटेशन भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है। अब प्रतिक्रिया में, अब पहले हे दृष्टि से देख रहे थे, पहले घृणा कर रहे थे, अब जेलसी हो रही है। अब उनको ये लग रहा है कि ये हमारे बराबर का स्थान ले रहे हैं, इसलिए अब की जो प्रतिक्रिया है वो ज़्यादा हिंसक नज़र आती है हमें। उसका कई बार जो है आप देखते हैं कि चाहे वो स्टूडेंट्स को फेल कर देने की बात हो, या स्टूडेंट मतलब सफदरजंग अस्पताल का उदाहरण है कि 17 बार आप फेल कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, कॉपी चेक कर रहे हैं, नाम देख के कॉपी चेक कर रहे हैं और कम नंबर दे रहे हैं। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण अब हमारे सामने नजर आ रहे हैं। ये शायद अब प्रतिरोध का समय है। इस प्रतिरोध के समय में कुछ लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी, जातिवादी लोग जो हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी शायद इस देश में बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं रह पाएगी अगर उन्होंने अपना जातिवादी रवैया कायम रखा तो। इसलिए वो, उसको आप डर कह सकते हैं, आप उसको टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या उसको आप चाहें तो मानवीय भावना का उदय कह सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की बात एकदम सही है कि जब तक आपके हाथ में ताकत नहीं है, सामने वाला कभी भी मानवीय नहीं हो सकता, कम से कम मनुवादी मानवीय नहीं हो सकता। अगर आप उसको डरा सकते हैं, अगर आपके हाथ में ताकत है, तो फिर वो आपकी बात मानेगा। मैं अहिंसा पे जरूर एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि भाई रतनलाल जी के साथ कुछ बात, मतलब आप जो अभी जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को कहा है कि अहिंसा में हम भी विश्वास रखते हैं, हम अहिंसा में पूरा विश्वास रखते हैं। इसका मतलब यह है कि हम किसी के विरुद्ध हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई हमारे साथ हिंसा करता है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दें, हम उसको नेस्ता नाबूद कर दें। और ये अहिंसा है, ये हिंसा नहीं है।
हिंसा जो है उसको आप इस रूप में देखें कि आप अपने अधिकारों का, आप अपने सरोकारों का, आप अपने सम्मान का की अगर सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो अहिंसा नहीं है, वो कायरता है। इस चीज़ को देखना जरूरी होगा। आज की तारीख में हमें लगता है कि जितनी भी सिचुएशन आगे बढ़ी है वो यहाँ के महापुरुषों के, खासतौर पे बहुजन महापुरुषों के संघर्ष की वजह से आगे बढ़ी है। उन्होंने जो स्पेस एक्वायर किया था उस स्पेस पे अब एक बिल्डिंग नज़र आने लगी है, उस पे कहीं ना कहीं उनके छोटे मोटे आप कह सकते हैं फल फूल नज़र आ रहे हैं। और नेशनल दस्तक जैसी एक समाचार वेब पोर्टल ने हमें लगता है कि पिछले 1 साल के अंदर जितना मजबूत काम किया, जितना ठोस काम किया, आप समझ सकते हैं कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। आप इसको इस रूप में देखिए कि भारत का जो मीडिया है, मंडल जी आपकी स्पेशल तवज्जो इस पे चाहेंगे कि भारत का जो मीडिया है उसमें विदेशी मीडिया को ही अलाउ क्यों नहीं करते हैं। जब डिफेंस तक में विदेशी इन्वेस्टमेंट को ये अलाउ कर रहे हैं, मीडिया में क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मीडिया जो है सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। और जो पूरी बहस हमारी हुई है उसमें हमें लगता है कि मीडिया कोई स्वतंत्र संकाय नहीं है। मीडिया जो है बिल्कुल भी अलग से नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के दबे कुचले दलित, बहुजन, आदिवासी समाज के सामने एक दुश्मन के रूप में खड़ा हुआ है। ये उनकी आवाज को सिर्फ निगलेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी आवाज को दबा रहा है, क्रश कर रहा है। ये विरोधियों के हाथ का एक सशक्त माध्यम है, हथियार है, जिसके द्वारा आज कुचला जा रहा। आज आप शायद आर्थिक आधार पे या राजनीतिक आधार पे या शारीरिक आधार पे इतना ज़्यादा शोषण नहीं कर सकते जितना मानसिक आधार पे कर सकते हैं। और मनों को बदलने का, विचारों को बदलने का संसाधन के माध्यमों से ज़्यादा सशक्त कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ आप देख रहे हैं कि लगभग 1000 चैनल भारत में काम कर रहे हैं, उन 1000 चैनल में से 700 चैनल तो वही घंटा बजा रहे हैं। तो मीडिया का इस्तेमाल वहाँ पे हो रहा है। और जो बाकी के तथाकथित न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पे न्यूज़ तो दिखाई नहीं जाती है, वहाँ तो व्यूज़ दिखाए जा रहे हैं। प्राइम टाइम में कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाई जा रही है। एक किसी का वक्तव्य है, उस वक्तव्य पे आप 50 मिनट जो है बहस कर रहे हैं, मतलब वो न्यूज़ नहीं है, वो तो व्यूज़ हैं। और व्यूज़ किन के हैं? व्यूज़ जो है उन लोगों के जिनके हाथ में ताकत है, जिनके हाथ में इस देश की सत्ता है। ये अब संघर्ष जो है सत्ता और सत्ता विहीन लोगों के बीच में, शायद बहुजन समाज के जो लोग हैं अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने छोटे मोटे संसाधनों के द्वारा अपनी बात को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसकी ही शायद गूंज है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या मीडिया में भी कई बार देखने को मिलती है। शायद राजनीति में कुछ बात बढ़ी है आगे, ब्यूरोक्रेसी में कुछ बात आगे बढ़ी है, लेकिन मीडिया अभी एक अछूता एरिया है। यहाँ पे जो प्योर और जो कास्टलेस लोग हैं उनका प्रवेश अभी तक पूरी तरीके से वर्जित है। जिस दिन वहाँ पे मीडिया अपना, और सही बात तो ये भी है कि मंडल साहब ये क्यों उसमें स्पेस दें? भाई उन्होंने मीडिया अपने लिए बनाया है। मीडिया यहाँ के दबे कुचले गरीब लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। ये उनका अपना क्रिएट किया हुआ सिस्टम है। उस सिस्टम में आपको क्यों स्थान देंगे? अगर आपको अपना स्थान चाहिए तो आप अपने आप बनाइए। मुझे लगता है नेशनल दस्तक उस तरफ एक अच्छी पहल है और मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को। बहुत अच्छा काम पिछले 1 साल में आपने किया, शायद करोड़ों लोगों तक आप पहुँचे हैं। डॉक्टर ओम सुधा, जिस तरह से आप लगातार आंदोलन करते रहे हैं, आपको मीडिया में जगह भी मिलती भी रही है, लेकिन उसके बाद भी आपने जिस तरह से सोशल मीडिया को टूल बनाया है, तो क्या लगता है कि वो तमाम लोग जो मीडिया पर पक्षपात होने का आरोप लगा रहे हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटके अब सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रहे हैं और उसके माध्यम से वो लोगों तक पहुंच रहे हैं जो उनका टारगेट ऑडियंस है, जो उनका टारगेट व्यूअर्स है, या वो आंदोलन जिसके पास तक पहुँचाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले प्रोफेसर साहब की एक बात से सहमत नहीं हूँ। सर ने कहा कि जो है गांव में जातिवाद नहीं है, शहर में ज़्यादा है। तो मैंने ये कहा कि गांव वालों ने जातिवाद नहीं बनाया। हाँ, लेकिन मेरा यह मानना है स्ट्रांगली कि गांव में ज़्यादा जातिवाद है। गांव में जाति को जो है पोसा गया है, उसको पाल पोस कर गाँव में जातियों को बड़ा किया गया। मेरा तो यह मानना है कि भारत के गाँव को आग लगा देना चाहिए। पासवान टोला, चमार टोला, दुसार टोला, मिश्रा टोला, ये टोला, सबको आग लगा देना चाहिए। लेकिन आपने जो है कभी देखा नहीं होगा कि किसी शहर में कोई पहाड़गंज में कोई आग लगा के चला गया, लेकिन भारत के गांव में ये होता है कि किसी मिर्चपुर में आग लगा दी जाती है। तो गांव, भारत के गांव जातिवाद के गढ़ हैं, उनको आग लगा देना चाहिए। दूसरी बात कि आपने कहा कि सोशल मीडिया का जो उपयोग है, ये बिल्कुल सही बात कही आपने। हम लोग अब लगातार अपने संघर्षों के लिए हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी चैनल को,
किसी अखबार को अब हम लोग अपने किसी कार्यक्रम का प्रेस रिलीज नहीं देते। हम लोगों ने प्रेस रिलीज देना बंद कर दिया। अब हम कार्यक्रम करते हैं, आपको आना है तो आइए। अब जैसे भागलपुर का कोई अखबार है, कितने लोग पढ़ते हैं? 25 पढ़ते होंगे, 10,000, 20,000, 25,000, उससे ज़्यादा लोग तो मैं फेसबुक पर लिख दूं तो उसे पढ़ जाते हैं। और ये मैंने एक दैनिक जागरण के संपादक को एक मीटिंग में कही। हमने कहा सर आप स्पेस नहीं देते हैं, अब उसकी चिंता खत्म हो गई है। मार्क जुकरबर्ग ने वह स्पेस उपलब्ध करा दिया है। भागलपुर का मीडिया भले ही हमारे आंदोलन की खबर को, अभी जो पिछले दिनों हम लोगों ने आंदोलन किया, नहीं चलाई। नेशनल दस्तक पर शंभू जी आपने ही इंटरव्यू लिया था, उसको 7.5 लाख लोगों ने देखा। तो हम क्या करेंगे? उस जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसकी खबरों का हम अचार डालें? नहीं चाहिए भाई। मेन स्ट्रीम मीडिया है, अब जिनका है वो रखें अपने पास, उसी को पालें पोसें। जैसा कि अभी मंडल सर कह रहे थे कि यदि कोई मीडिया का स्वर्ण काल का दौर रहा है तो वो अभी है। और अच्छी बात यह है अब ये बहुजनों का दौर है। ये जो अल्टरनेट मीडिया है ये बहुजनों का मीडिया है। ये जो आपका नेशनल दस्तक है ये बहुजनों का है। और आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है, नेशनल दस्तक ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। इस तरह के तमाम मीडिया के माध्यम से अब हम अपने आंदोलन को भी स्पेस दे रहे हैं, अपनी बात भी कह रहे हैं। पहले अब कोई प्रेस रिलीज नहीं जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई प्रेस रिलीज नहीं जाएगा। हम फेसबुक पर लिखेंगे, हम ट्विटर पर लिखेंगे, हम व्हाट्सएप पे लिख देंगे, उससे ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। तो अब उनका स्पेस धीरे धीरे, सही मायने में अगर आप देखेंगे भविष्य के दृष्टिकोण से, तो उनका स्पेस लगातार कम हो रहा है और बहुजनों के मीडिया का स्पेस लगातार बढ़ रहा है। इसलिए मंडल सर की इस बात से मैं एकदम पूर्णतया सहमत हूं कि अगर मीडिया का कोई स्वर्ण काल का दौर है तो यह है जिसमें हम जी रहे हैं। सर, जिस तरह से लगातार जातिवाद के खिलाफ लिखा जा रहा है, तो एक उधर से कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा जातिवादी हो रहे हैं। कहीं हम लोग अतिवाद के शिकार भी तो नहीं हो रहे? वो तबका जो शोषित रहा है, वंचित रहा है, और जब उसके पास मौका मिला है तो वो बहुत ही मतलब तीव्र गति से या इस तरह से प्रतिकार कर रहा है। और एक सोशल मीडिया को लेकर जो फैक्ट्स को लेकर जो क्रॉस चेक नहीं हो रहा है, उसको लेकर कोई भ्रांतियां हैं मन में? देखिए, जो लोग आरोप लगाते हैं कि हम जब दलित उत्पीड़न की बात करते हैं तो मैं जातिवादी हो रहा हूँ, उनके ऊपर मेरा एकदम दिल उमड़ जाता है, एकदम प्यार आ जाता है। कितने भोले लोग हैं बेचारे, कि आप इतने पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल, पत्रकार, आपको जातिवाद और जातिवाद में फ़र्क नहीं समझ में आता है। अगर गांव में कोई ब्राह्मण जातिवाद करता है वो जातिवाद, और कोई दलित दलितवाद करता है वो जातिवाद, ये दोनों क्या एक ही चीज़ है क्या? नहीं, इस बात को, इस अंतर को समझना पड़ेगा कि दोनों भिन्न ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जब पंडित जी पंडितवाद करते हैं तो कहते हैं कि भाई दलित को पानी नहीं पिएगा चापाकल से, उसका बेटा स्कूल नहीं जाएगा, उसको भेदभाव करता है। ये मध्यकालीनता है, ये सामंतवाद है ये। लेकिन कोई दलित जब दलित नाम पे मोबिलाइज करता है कि तुम्हारे बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है, और चलो कलेक्ट्रेट को घेरते हैं, बीडीओ को घेरते हैं, तो इस जाति के नाम पे वो संविधान की रक्षा करता है। और जहाँ सरकार, राज्य सरकार फेल हो रही है, वहाँ उसको वो पहुँचा रहा है, ज़मीन पे उतार रहा है, संविधान को उतार रहा है। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो दलित का जातिवाद है, ये मानवीय है, ये संवैधानिक है। संविधान उसको अधिकार देता है दलित के नाम पे मोबिलाइज करने का, ऑर्गेनाइज करने का। लेकिन जो मीडिया घराने से लेकर, जुडिशरी से लेकर या पॉलिटिकल घराने से लेकर तमाम जगह जो वंशवाद और जातिवाद जो देख रहे हैं खुलेआम, तो वो एक कैसे है? आपका जातिवाद दमन का है, आपका जातिवाद नृशंस है, आपका जातिवाद शोषण का है, और हमारा उसका प्रतिकार, हमारा है मानवीयता का है, हमारा है समानता का है, हमारा है स्वतंत्रता का है। तो इससे जातिवाद बढ़ नहीं रहा है, उनके पेट में मरोड़ उठ रहा है। ये आप समझने की कोशिश कीजिए। रही बात, लोग कई चीज़ों पे बोलने में घबराते हैं, मीडिया पे मत बोलो, न्यायपालिका पे मत बोलो। आप ये बात बताओ शंभू जी, जिस देश में संविधान ही सैक्रोसेंट नहीं है, उसमें भी इतने संशोधन हो चुके हैं ना, तो न्यायपालिका सैक्रोसेंट कैसे हो जाएगा? मीडिया सैक्रोसेंट कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। सारे के ऊपर सवाल ये उठेंगे और उसकी सामाजिक समीक्षा जरूरी है। रोहित वेमुला की अभी चर्चा चली। रोहित वेमुला की जो कोट अनकोट जो आत्महत्या है वो घटना नहीं, संकेत है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। उसका कारण समझना पड़ेगा ऐतिहासिक संदर्भों में। दलित किसी भी देश में जो सामाजिक परिवर्तन के वाहक होते हैं वो होते हैं बुर्जुआ क्लास, इंटेलिजेंसिया क्लास, पढ़े लिखे लोग।
हमारे जो पहले जनरेशन के लोग थे वो आए नौकरी में, नौकरी किए, बाबू बन गए, क्लर्क बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो 60 साल तक तो नौकरी करता है, अपना घर बनाना है, बच्चा को पढ़ाना है, तो सवाल सिस्टम वो कहाँ क्वेश्चन करेगा। पिछले राजकुमार जी ने अभी इतना बढ़िया से बताया है कि 97 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में SC/ST के लिए आरक्षण आया और 2007 में जो है ओबीसी के लिए आरक्षण आया, वो भी अब तक ईमानदारी से पूरा नहीं हुआ है, ये समझना पड़ेगा। तो जितने लोग 10-20 लोग चुन के आए उसमें से वही लोग अब उसमें से 1% लोग सवाल कर रहे हैं सिस्टम को। तो वैसे लोग सवाल जो कर रहे हैं उन्हीं का दमन हो रहा है, उन्हीं की प्रताड़ना हो रही है। जो व्यवस्था में घुटना टेक पेट पालक हो गए हैं तो उनसे उनका तो कोई दमन नहीं होता। जाके प्रिंसिपल वाइस चांसलर के पास रसगुल्ला खा रहा है, समोसा खा रहा है, बोला साहब हमसे कितना अच्छा से बात कर रहे हैं, देखिए ना प्रिंसिपल साहब मेरे कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं, तो बहुत खुश है वैसे लोग जो व्यवस्था के एजेंट है। लेकिन जो प्रिंसिपल को क्वेश्चन कर रहा है कि आपने रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं किया है, आप यहाँ गलत कर रहे हैं, वैसे लोगों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है। तो मैं इसको शुभ संकेत मानता हूँ। शुभ संकेत इस सेंस से मानता हूँ कि आने वाले युगों समय में जब आपका दमन बढ़ेगा तो उसका प्रतिकार करने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, सोशल मीडिया पर लिख के तो भाई साहब मैंने एक किताब छाप दी, उस किताब का नाम है और कितने रोहित, और दूसरी किताब भी अब पाइपलाइन में 3 महीना में वो भी ला दूंगा। सोशल मीडिया पर लेख लिख के मैंने किताब लिखी, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को बोलेंगे कि मेरा एक आर्टिकल छाप दो जरा सा, मैंने लिख के भेजा, छापेगा नहीं, क्योंकि मेरा नाम है मिश्रा जी, शर्मा जी नहीं है, और सब जानता है कि हम दलित एक्टिविस्ट है, कोई ऐसा नहीं है जो हमको नहीं जानता है। तो मेरा लेख क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया छापेगा? जब नहीं छापेगा तो मैं सोशल मीडिया पे लिखता हूँ, उसका कलेक्शन तैयार करता हूँ, सीधे किताब निकालता हूँ। ये दूसरी बात है, इसका इंपॉर्टेंस मैं दर्शा रहा हूँ। तीसरी बात जो स्वर्णयुग की बात चली है, अभी भाई साहब हमारा ये दिस इज जस्ट बिगनिंग, ये कोई स्वर्णयुग हमारा आया नहीं है। हमसे ज़्यादा चालू पुर्जा लोग सभी मनुवादी सिस्टम में बैठा हुआ, सब समझता है क्या दिलीप जी क्या कर रहे हैं, रतनलाल क्या कर रहा है, राजकुमार जी क्या कर रहे हैं, ओम सुधा क्या कर रहा है, सारा वो पूरा न्यूज ले रहा है पूरा वो पीछे से, तो वो उसकी काट पहले तैयार करके रखता है। हमारा स्वर्ण युग सुन लीजिए आने वाले भविष्य में है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो मीडिया और जातिवाद का सवाल है, ये कोई आइसोलेशन में इस सवाल को देखने की ज़रूरत नहीं है। ये ओवरऑल जो पूरा सोशल कल्चरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसमें आपको देखने की ज़रूरत है। और ये पॉलिटिकल मसला भी है कि देखिए, आज़ादी, अधिकार, सम्मान किसी को कभी उपहार में गिफ्ट में मिला है क्या? तो इसके लिए जिस दिन हर स्टेट कैपिटल में 20-20 लाख लोग इकट्ठा हो जाएगा, 2 करोड़ लोग आ जाएगा, यहाँ पे धावा बोलेगा, संसद में बोलेगा बदल दो इस सिस्टम को, उस दिन मीडिया अपने आप बदलेगा। इसकी औकात कितनी है अभी बदलने की? जिस दिन हमारे लोग जागरूक हो जाएंगे, ये समझने लगेंगे कि उसके अधिकार क्या हैं, विधानसभा जितने हमारे अभी नेता जा रहे हैं संसद में या विधानसभा में, उससे तो पेट पालक घुटना टेक आदमी सब बोलता ही नहीं वहाँ पे, वो सब अपने अपने पॉलिटिकल बॉसेस का जूता सर पे लेके घूमता है। तो हम लोग के अधिकार प्रोटेक्टेड कैसे होंगे? हमारे अधिकार कैसे जब जहाँ विधि बनती है संसद में, रोहित बुमला के मसले पे, चाहे इस तरह की तमाम जितनी घटनाएं हुई हैं उसके मसले पे, यार दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में, JNU में, तमाम जगहों पे। ये पेटपालू जो MLA मिनिस्टर बैठा हुआ है, MP बैठा हुआ, क्यों नहीं बोलता है संसद में? वो आएगा कि दलित लोग के मंच पे बोलने आएगा कि हम आपके नेता हैं, हमको नेता स्वीकार कर लीजिए। ये लोग संसद में नहीं बोलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिस दिन बाबा साहब, मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है, ये हमारा पूना पैक्ट का इलिजिटिमेट चाइल्ड है, ये अवैधानिक संतान सब है, ये TA लेने वाला क्लास सब है। नहीं तो कैसे हो सकता है कि आप जाति के नाम पे आप चुन के आते हैं? काबिलियत है तो जनरल सीट से लड़ो ना, तुम जाति के नाम पे चुन के आते हो। पिछले 35 वर्ष में 2,83,000 करोड़ रुपये SC/ST कल्याणार्थ जो है वापस हो गए, और जितने खर्च हुए वो लूट मच गई उसमें। ये पेटपलुआ मंत्री सब, सांसद सब बैठ के क्या कर रहा है, इसने क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? तो हमारा एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है कि जब तक बाबा साहब फूले के परंपरा से वैचारिक रूप से सशक्त लोग पॉलिटिकल विकल्प और पॉलिटिकल विमर्श तेज नहीं करेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, तो जैसे हर जगह जातिवाद है वैसे मीडिया में भी जातिवाद रहेगा। इसके लिए जब तक धक्का मुक्की होगा, रगड़ा रगड़ी होगा, थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ा डंडे चलेंगे, ये सब तो दूसरी लड़ाई होनी है ना आज़ादी की। अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज में ही बैठे हुए, हम में से जिसका चेहरा थोड़ा ठीक है उसको भी उसमें शामिल कर लिया, MLA MP मिनिस्टर बना के। तो अब तो हमारी दूसरी आज़ादी का समय आ गया है, और इसमें हम तमाम जैसे लोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, और खासकर सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हमारी आवाज़ ही सोशल मीडिया बनने जा रहा है। आपके पास एक लंबा अनुभव है, आप ऐसे पदों पर हैं मीडिया में, चाहे वो TV18 हो, टुडे ग्रुप हो,
नौकरी देने का जो पद होता है, जो संपादक होते हैं, जो डिप्टी एडिटर होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो प्रिंट हो, वो नौकरी देते हैं, आप उन पदों पर रहे हैं। नौकरी देने में भी जातिगत भेदभाव होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? क्या नाम के टाइटल से, किस तरह से भेदभाव होता है? या जो भाई भतीजावाद जो है वो ज़्यादा हावी है? क्योंकि दलित समाज के बच्चे, ओबीसी बच्चे, आदिवासी बच्चे भी, कई ऐसे इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, वहाँ से निकल के आते हैं, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रहे। क्या उन्हें मौका नहीं मिलता है, या टैलेंट के नाम पे, सो कॉल्ड टैलेंट जिसे मैं कहता हूँ, उसके नाम पे उनके साथ भेदभाव होता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जो एम्प्लॉयमेंट और रिप्रेजेंटेशन का सवाल है कि मीडिया में, मीडिया अगर ऐसा है तो क्यों है, और उसके पीछे की क्या व्याप्तियाँ हैं, क्या वजहें हैं, ये आप उसको उठा रहे हैं। ये सच है कि जो मीडिया प्रशिक्षण संस्थान है उसमें रिजर्वेशन शुरू से लागू रहा है, शेड्यूल कास्ट का भी, और काफ़ी समय से ओबीसी का रिजर्वेशन भी वहाँ चल रहा है। बल्कि आईएमसी में तो 1996-97 से लागू है, बाकी जगह से पहले ओबीसी रिजर्वेशन वहाँ लागू है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो पत्रकारिता की शिक्षा लेकर एससी, एसटी, ओबीसी के आते हैं, वो गायब क्यों हो जाते हैं? फिर रोबिन जेफरी ये क्यों कहते हैं कि पूरे दिल्ली में एक भी दलित जर्नलिस्ट नहीं है? या वीएन उनियाल क्यों कहते हैं कि हमने 4000 जर्नलिस्टों का सर्वे किया, एक भी दलित नहीं मिला? ये योगेंद्र यादव या अनिल चमड़िया सर्वे करके ये क्यों बताते हैं कि जो निर्णायक पद हैं मीडिया में उसमें 0 दलित हैं और सिर्फ 4% ओबीसी हैं? ये होता क्या है? ये कहाँ मिसिंग, ये गायब कहाँ हो जाते हैं? मुझे लगता है कि इसकी वजहों को जानने के लिए हमको सिर्फ मीडिया नहीं, पावर के तमाम सेंटर्स में कुछ खास जातियों का जो वर्चस्व है वो क्यों है, इसको समझना पड़ेगा। भारत में नौकरी देने का जो तंत्र है, सिस्टम है, वो असल में भारत, बाकी सोशल नेटवर्क बहुत बाद में आया होगा, लेकिन भारत असल में जातियों के नेटवर्क की सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो नौकरियाँ हैं वो रेफरेंस से मिलती हैं कि देखो मैं जानता हूँ ये लड़का, ये लड़की बहुत अच्छी है, इसको देख लेना। ये तंत्र है नौकरियों का। जैसे आप देखेंगे कि मीडिया में, आप देखिए कि जैसे बिहार में इतने दिन से मीडिया चल रहा है, या लखनऊ में चल रहा है, दिल्ली में, नौकरियों के विज्ञापन आमतौर पर मीडिया हाउसेज नहीं निकालते हैं। उनके ज़्यादातर नौकरियां जो हैं वो रेफरल्स की नौकरियां हैं, एक दूसरे को जानकर को थोड़ा बहुत वो एंट्री लेवल पे 1-2 बार वो किसी कैंपस सिलेक्शन में वो चले गए, लेकिन अल्टीमेटली मेरा निजी अनुभव है कि जो SC/ST के स्टूडेंट्स हैं उनसे पहले तीसरे महीने में, शुरुआत के तीसरे महीने के अंदर में किसी तरह से घुमा फिरा कर पापा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, अगर नाम से नहीं पता चल रहा है तो जाति पूछ ली गई है, तो जाति पूछ ली जाती है। और ये लोगों को पता होता है कि आपने अगर किसी को काम पर रखा भी है तो किसको रखा है और उसके साथ क्या करना है, उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। तो ये एक समस्या तो है, और ये इसको मैं अलग से बोलूँ इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये कम से कम 10-11 बड़े सर्वे हो चुके हैं जिससे पता चल गया कि नहीं हो पा रहा है। एंट्री लेवल पर लोग आने के लिए तैयार हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं IMC में जब मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने देखा कि शेड्यूल कास्ट की एक लड़की पूरे IMC की टॉपर है। अब ये अलग बात है कि वो शेड्यूल कास्ट के होने की वजह से शेड्यूल कास्ट के अंदर लिमिट करने की कोशिश की गई है। इसी तरह से जो मेरिट लिस्ट है उसमें टॉप 10 में कम से कम आधे शेड्यूल कास्ट और OBC के बच्चे टॉप की मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, लेकिन वो फिर मीडिया में आगे जाकर वो इनविजिबल हो जाते हैं। उनको या तो सरकारी नौकरी में जाना पड़ता है या अपने काम में ज़्यादातर लोगों को लग जाना पड़ रहा है। तो ये तो एक सच है। देखिए, इसमें अब दिक्कत एक और आ रही है जिसको अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं समझता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया को सिर्फ विश्वसनीयता का संकट नहीं होगा, मार्केट का भी संकट होगा। क्योंकि अब ये समय 1947 का भारत नहीं है। 2016 के भारत में शेड्यूल कास्ट का एक अच्छा खासा मिडिल क्लास तैयार हो गया है। बाबा साहब की देन है, आप बोलिए, या फिर तमाम संघर्षों का नतीजा है। आज की तारीख में अब जैसे बिहार का आप मीडिया लीजिए, वहाँ पर जो किसी भी शहर में जो उसकी रीडरशिप है या चैनलों की व्यूअरशिप है, उसमें इन लोगों, ये जो नीचे के तबके हैं इनके लोग तो ज़्यादा हैं। इनको नकार के, इनकी बात के खिलाफ काम करके अल्टीमेटली मीडिया कहाँ तक काम कर पाएगा? ये क्यों सर्वाइव कर रहा है? फिर भी ये अगर सवाल उठेगा कि 85% लोग जिन वर्गों के हैं, जिनके 60-70% लोग तो रीडर इन्हीं जातियों के हैं, इसके बावजूद मीडिया अपर कास्ट कंटेंट देते हुए सर्वाइव कैसे कर रहा है? अगर मीडिया अपर कास्ट डोमिनेटेड है और अपर कास्ट कंटेंट दे रहा है, अपर कास्ट के हित में काम कर रहा है, तो शेड्यूल कास्ट OBC के लोग उसको पढ़ क्यों रख रहे हैं? इसमें मुझे लगता है कि वो जो ग्रामशी की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हेजेमनी बाय कंसेंट है। हम मानते हैं कि ज्ञान वहाँ से आता है, ये हमारी पूरी चेतना के अंदर में है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई पांडे जी ज्ञान देंगे, कोई मिश्रा जी ज्ञान देंगे, मतलब ज्ञान वहीं से आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं लोअर कास्ट के अंदर इसका कंसेंट है। इस कंसेंट की वजह से ये
लेकिन ये कंसेंट देर सवेर टूटेगा, क्योंकि और इसमें सोशल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों ने अब अपनी बात कहना शुरू कर दिया है, लोगों ने अब ऐसे स्क्रीनशॉट लगाने शुरू कर दिए हैं जिसमें एक अपर कास्ट का एंकर और 4 अपर कास्ट के पैनलिस्ट बैठते हैं, तो लोग उसकी स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। क्या यही लोग देश की चिंता करेंगे? और क्या दलित सिर्फ तब चैनल पे दिखेगा जब, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल डॉक्टर रतनलाल कह रहे हैं कि दलित क्या सिर्फ तभी बुलाया जाएगा जब दलित उत्पीड़न होगा? वो पावर सेक्टर पे क्यों नहीं बोलेगा? जैसे साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े एक्सपर्ट इस समय दिल्ली में प्रोफेसर मालाकार हैं, जेएनयू के एचओडी हैं वो अपने अफ्रीकन स्टडीज़ के, लेकिन अफ्रीका से रिलेटेड किसी डिस्कशन में भारत का प्रधानमंत्री अगर अफ्रीका जाता भी है तो भी वो अफ्रीका से रिलेटेड डिस्कशन में नहीं बुलाए जाएंगे। उनको जब उत्पीड़न का सवाल आएगा तब मालाकार जी बुलाए जाएंगे। तो ये समस्याएं असल मीडिया की है, लोग अब इसको समझने लगे हैं। नया ये है कि लोग इसको, ये कंसेंट टूट रहा है, ये कंसेंट टूटना ही दरअसल नेशनल दस्तक है। नेशनल दस्तक पर जातिवाद को लेकर बहस लगातार होती रहेगी और नेशनल दस्तक की कोशिश भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जातिवाद को बढ़ाना चाहते हैं या पोषक है। हम चाहते हैं कि भारत में जो हर काम, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो भोजन हो, खाना पीना हो, जब हम हर काम जातिवाद के आधार पर करते हैं तो वो जातिवाद तभी टूटेगा जब हम उस पर बहस करेंगे, लगातार बहस करेंगे और जो मर्ज है उसका इलाज हो। नेशनल दस्तक की बस यही कोशिश है और इसी वजह से हम लगातार जातिवाद को लेकर बहस करते रहेंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई और फील्ड हो, वो व्यवसाय हो, व्यापार हो, नौकरी हो, जुडिशियरी हो। भागीदारी को लेकर लगातार बहस होती रहनी चाहिए, तभी हो सकता है कि जातिवाद से, चाहे वो पीड़ित हो या जातिवाद करने वाले लोग हो, कोई ना कोई एक मुकम्मल इलाज की तरफ आगे बढ़ेंगे।